द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियाव्यान अपनी सोल पावर बढ़ाने के बाद अब पिल रिफाइनिंग के लिए निकल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। पलक झपकते ही तीनों एक बिल्कुल अनजान स्थान पर पहुंच गए। उनके सामने एक अत्यंत विशाल खुला मैदान फैला हुआ था। चारों ओर विशाल विशाल मेडिसिन कोल्ड्रोन्स एक के बाद एक सिस्टमेटिक मैनर में रखे हुए थे। स्पष्ट था यह स्थान विशेष रूप से असेसमेंट के लिए तैयार किया गया था। टैन चैन ने धीरे से कहा, यही सेकंड लेवल का असेसमेंट वेन्यू है। यहाँ तुम्हारे सामने 3 अलग अलग पिल फॉर्मूलाज रखे जाएंगे। ये तीनों इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड पिल्स के होंगे, हेवन रैंक, अर्थ रैंक और जुआन रैंक। तुम्हें इनमें से केवल एक पिल फॉर्मूला चुनना है जिसे रिफाइन करने में तुम्हें सबसे अधिक विश्वास हो। अगर तुम उसे सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेते हो तो असेसमेंट पास माना जाएगा और उसी पल तुम एक रियल इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट कहलाओगे। टैन चैन कुछ पल रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, लेकिन पहले से तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड पिल को रिफाइन करने में जितनी सोल पावर और डोजी खर्च होती है वो एम्परर रैंक पिल से कई गुना अधिक होती है। इतना ही नहीं, इमोर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन भी एम्परर पिल थंडर ट्रिब्यूलेशन की तुलना में कई गुना अधिक भयानक होती है। इसलिए पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना। सियाव्यान ने गंभीरता से सिर झुका दिया। जूनियर समझ गया। डोजी कॉन्टिनेंट छोड़ने के बाद और यावलाओ के मार्गदर्शन से दूर होने के बाद मेडिसिन रिफाइनिंग के एरिया में सियाव्यान हमेशा खुद ही आगे बढ़ा था। इसलिए इमोर्टल रैंक अल्केमी की हर चीज उसके लिए बिल्कुल नई थी और इसी वजह से उसके मन पर स्वाभाविक रूप से काफी प्रेशर भी था। अचानक पूरे रिफाइनिंग हॉल के नीचे से पत्थरों के खिसकने की आवाजें आने लगी। अगले ही पल सियाव्यान के सामने जमीन को चीरते हुए 3 विशाल स्टोन पिलर्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। हर स्टोन पिलर के ऊपर एक सिल्वर एंशिएंट स्क्रोल शांतिपूर्वक रखा हुआ था। उन स्क्रोल्स के चारों ओर एक बहुत पावरफुल लाइट बैरियर मौजूद था। यहाँ तक कि सियाव्यान भी उसे थोड़े टाइम में तोड़ नहीं सकता था। तो यही होती है अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट की पावर। सियाव्यान मनी मन बुदबुदाया। वो इस प्रकार की टेक्निक से अपरिचित नहीं था। स्पष्ट था ये स्टोन पिलर्स किसी मैकेनिज्म से नहीं बल्कि किसी अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट की डो टेक्निक द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। टैन चैन ने कहा, यहाँ 3 पिल फॉर्मूलाज हैं, तुम इनमें से कोई एक चुन सकते हो, फिर असेसमेंट शुरू होगा। जी, सियाव्यान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसकी नजर धीरे धीरे तीनों स्टोन पिलर्स पे घूमने लगी। सबसे पहले उसने सबसे कम लेवल वाले पिल फॉर्मूला को देखा, इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड जुआन रैंक पिल फूजिन डैन। इस पिल का प्रभाव था मन को तुरंत शांत करना और किसी भी प्रकार के पॉइजन तथा डार्क टॉक्सिन्स को दबाना। ये बहुत नॉर्मल है। अगले ही पल सियाव्यान ने बिना रुके अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली। अब जबकि फर्स्ट लेवल में उसकी सोल पावर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, उसकी वर्तमान मेडिसिन रिफाइनिंग एबिलिटी पहले से कहीं अधिक पावरफुल हो चुकी थी। इसलिए कम से कम उसे 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक की हाई लेवल वाली पिल चुननी ही थी। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अर्थ रैंक। इतना सोच के सियाव्यान सीधे दूसरे स्टोन पिलर के सामने पहुंच गया। उस स्क्रॉल पे लिखा था एम्प्लीफिकेशन डैन। इस पिल को लेने के बाद यूजर की अपनी स्ट्रेंथ पूरे आधे घंटे तक 50% बढ़ जाती है। इन शब्दों को पढ़ते ही सियाव्यान की आंखें चमक उठी। स्पष्ट था ये पिल उसके लिए बेहद अट्रैक्टिव थी। इस समय उसकी सोल पावर बहुत पावरफुल थी। उसके पास सोली फ्रेम भी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी डोजी स्ट्रेंथ थी। अगर उसके पास एम्प्लीफिकेशन पिल हो तो उसकी बैटल पावर निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि उसकी उपयोगिता फूजिन डैन से कहीं अधिक थी। फिर भी पहले फर्स्ट स्टोन पिलर को देख लेता हूँ। हालांकि सियाव्यान की रुचि एम्प्लीफिकेशन डैन में काफी थी, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। अगले ही पल उसकी सोल पावर फर्स्ट स्टोन पिलर की ओर दौड़ पड़ी। ये जैसे ही उसके सोल सेंस स्क्रोल के भीतर पहुंची, उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य छा गया। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन रैंक इमोर्टल स्पिरिट पिल का पिल फॉर्मूला। उसका दिल जोर से धड़क उठा। इमोर्टल स्पिरिट पिल आखिर क्या थी? ये डोजी स्टोर करने वाली हाईएस्ट डिवाइन पिल थी। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता था कि 4 स्टार डोजियन से नीचे डोजी रिस्टोर करने वाली इससे बेस्ट पिल पूरी दुनिया में नहीं थी। और ऐसी पिल की कीमत कल्पना से भी परे थी। जहां तक उसके पिल फॉर्मूला का सवाल था, वो तो उससे भी कहीं अधिक अनमोल था। सियाव्यान ने कभी सोचा भी नहीं था कि इमोर्टल रैंक अल्केमिस्ट असेसमेंट के दौरान उसे ऐसी डिवाइन पिल का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। उधर हुआपी का चेहरा काला पड़ गया। मास्टर, ये स्पष्ट था जब उसने खुद असेसमेंट दिया था।
तब हेवन रैंक फॉर्मूला कुछ और था। अर्थ रैंक और जुआन रैंक बिल्कुल यही थी, लेकिन हेवन रैंक फॉर्मूला बदल दिया गया था और अब उसकी जगह इमोर्टल स्पिरिट पिल रखी गई थी। वापी को यह देखकर काफी निराशा हुई। टैन चेन ने केवल एक नजर उसकी ओर डाली। चुप रहो। उसकी पूरी नजर इस समय केवल सियाव्यान पे थी। हुआ फिर धीमी आवाज में बोला, मास्टर ये तो साफ साफ चीटिंग है। इमोर्टल स्पिरिट पिल फॉर्मूला की कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती और सियाव्यान को असेसमेंट के दौरान ही ये मिल रहा है। उसके मन में हल्की ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। उधर सियाव्यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय ले लिया, मैं यही चुनूंगा। अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर फूट पड़ी। लाइट बैरियर एक झटके में टूट गया और उसने सीधे इमोर्टल स्पिरिट पिल का स्क्रोल अपने हाथ में उठा लिया। हालांकि वो केवल एक कॉपी थी, लेकिन उसका मूल्य फिर भी अमूल्य था। टैन चैन मुस्कुरा उठा, गुड बॉय, हिम्मत तो कमाल की है, लेकिन इस पिल को रिफाइन करना बिल्कुल आसान नहीं है। साफ था सियाव्यान का यह चुनाव टैन चैन पहले से ही अनुमान लगा चुका था। सियाव्यान मुस्कुरा के बोला, सीनियर इस पिल की रिफाइनिंग को लेके मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि यह 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक हेवन रैंक पिल थी, फिर भी सियाव्यान के मन में जरा भी डर नहीं था। टैन चैन ने सिर हिलाया, अगर पूरी तैयारी हो चुकी है तो शुरू करो। जी, सियाव्यान ने हल्के से उत्तर दिया। फिर वो वहीं बैठ गया। कुछ देर तक उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया, अपने शरीर और सोल को पीक कंडीशन तक पहुंचाया और उसके बाद उसने अत्यंत सावधानी से इमोर्टल स्पिरिट पिल का फॉर्मूला पढ़ना शुरू किया। जैसे उसकी सोल पावर स्क्रोल के भीतर प्रवेश की, एक एक करके सूचनाएं उसके मन में गूंजने लगी। इमोर्टल स्पिरिट पिल बैटल के दौरान भी ली जा सकती है। इसे लेने के बाद लगभग 80% डोजी लगभग तुरंत रिस्टोर हो जाती है, लेकिन याद रखना 1 महीने में केवल एक बार ही इसका यूज किया जा सकता है। अगर बार बार इसका सेवन किया गया तो शरीर में रेजिस्टेंस विकसित हो जाएगी और फ्यूचर में ये पिल पूरी तरह बेअसर हो जाएगी। इसके बाद रिफाइनिंग मटेरियल्स की सूची सामने आई। विदर्थ स्पिरिट सोर्स ब्रांच, आईसेट कैलेक्डोनी, स्वैलोइंग स्पिरिट स्टोन, स्वैलोइंग स्पिरिट स्टोन। सियाव्यान के चेहरे पर अचानक मुस्कान उभरी। अब समझ आया इमोर्टल स्पिरिट पिल इतनी बड़ी मात्रा में डोजी तुरंत रिस्टोर कैसे कर देती है। असली रहस्य इसी मटेरियल में छिपा है। स्वैलोइंग स्पिरिट स्टोन एक अत्यंत रेयर स्पेशल स्टोन था। दिखने में चाहे हथेली जितना छोटा हो, लेकिन उसके भीतर डोजन एक्सपर्ट जितनी विशाल डोजी स्टोर की जा सकती थी। तभी टैन चैन फिर बोला, ध्यान से सुनो, इन तीनों मटेरियल्स की 3-3 कॉपीज दी जाएंगी, यानी तुम्हारे पास कुल 3 मौके हैं और कुल टाइम 200 दिन। अगर तीनों प्रयास असफल हो गए या 200 दिन से अधिक टाइम लग गया तो असेसमेंट फेल माना जाएगा। इतना कह के टैन चैन ने अपनी उंगली हल्के से सियाव्यान के स्क्रोल की ओर उठाई। अगले ही पल स्क्रोल के भीतर से एक नॉर्मल स्टोरेज रिंग धीरे धीरे बाहर निकल के नीचे आ गिरी। सियाव्यान ने उसे दोनों हाथों से उठाया। थैंक यू सीनियर, उसने सम्मान पूर्वक कहा। फिर वह धीरे धीरे सामने रखे विशाल मेडिसिन कोल्ड रूम की ओर बढ़ा। उसके मन में एक गहरी गंभीरता उभर आई। उसने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट अगर इस बार में सच में सफल हो गया तो उसका प्रभाव शायद मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक होगा। स्टोरेज रिंग को कसके पकड़ते हुए सियाव्यान ने मनी मन धीरे से कहा, ये लड़का। टैन चैन ने देखा कि सियाव्यान ने रिंग और प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन तुरंत फायर जला के अल्केमी शुरू नहीं की। इसके बजाय वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। ये देख के टैन चैन की सियाव्यान से उम्मीदें और भी बढ़ गई। असल में सियाव्यान की सोल पावर अभी केवल ताइजो मिडिल स्टेज में थी। इस लेवल पे कोई भी अल्केमिस्ट ज्यादा से ज्यादा इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अर्थ लेवल पिल ही बना सकता था, लेकिन टैन चैन को सियाव्यान से कुछ अलग ही उम्मीद थी। पूरा एक दिन पल भर में बीत गया। इस पूरे दिन सियाव्यान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। वो बस शांत बैठा अपनी सांसों और सोल पावर को कंट्रोल करता रहा। टैन चैन और हुआ फी भी पूरे टाइम वहीं मौजूद रहे। आखिर इमोर्टल रैंक पिल रिफाइनिंग कोई नॉर्मल बात नहीं थी। जरा सी गलती भी पूरे रिफाइनिंग वर्ल्ड के लिए एक बड़ा नुकसान बन सकती थी। कुछ देर बाद सियाव्यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। काफी समय हो गया मुझे अल्केमी किए हुए। इस एक दिन में मैंने अपने बॉडी के ओरा को पीक कंडीशन तक पहुंचा दिया है। अब मैं अपनी फ्लेम्स के साथ भी पूरी तरह फैमिलियर हो चुका हूं। अब शुरू करते हैं। इतना कहकर सियाव्यान ने रिंग पे हल्का सा हाथ फेरा। अगले ही पल इमोर्टल स्पिरिट पिल के 3 सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स उसके सामने प्रकट हो गए। पहला था लगभग 1 भाग जितना बड़ा सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, विदर्थ स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच। ये वुड एट्रीब्यूट का मटेरियल था, लेकिन इसकी सबसे खास पावर थी सील पावर।
दूसरा मटेरियल था हरा और बर्फ जैसा सफेद, मानो आइस क्रिस्टल हो, आइस हार्ट कैल्सिडोनी। इस मटेरियल में बेहद पावरफुल न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट था। और तीसरा एक नॉर्मल सा खाकी रंग का पत्थर, ऊपर से देखने पे वो बिल्कुल नॉर्मल स्टोन जैसा दिखता था, लेकिन C7 की सोल पावर तुरंत समझ गई। तीनों मटेरियल्स में सबसे कठिन रिफाइनिंग इसी की थी, स्पिट स्वैलोइंग स्टोन। सबसे पहले इस स्टोन को पूरी तरह रिफाइन करना था, फिर उसे विदाउट स्पिट ओरिजिन ब्रांच की सील पावर से सील करना था। उसके बाद आइस हार्ट कैल्सिडोनी और बाकी मटेरियल हर्ब्स की मदद से सभी पावर्स को बैलेंस करते ही इमॉर्टल स्पिट पिल तैयार हो सकती थी। C7 की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। फायर! उसकी आवाज आते ही उसकी विशाल सोल पावर 4 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा मेडिसिन कोल्ड्रोन को कंट्रोल करने लगा, बाकी 3 हिस्से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को संभालने लगे। अगले ही पल सामने रखे 3 फायर रेड मेडिसिन कोल्ड्रोन्स जोरों से कांप उठे। उनके भीतर पहले से मौजूद वोयलेंट फ्लेम्स बेकाबू होकर नाचने लगी। ये सीन देख के टैन चैन हल्का सा मुस्कुराया। इस लड़के की फायर एट्रीब्यूट पावर तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन टैन चैन ये नहीं जानता था कि C7 अभी अपनी होली फ्लेम का यूज ही नहीं कर रहा था। वो केवल अपने फायर एट्रीब्यूट डॉग कोड से फ्लेम मंत्र के माध्यम से बनी नॉर्मल फ्लेम इस्तेमाल कर रहा था। अगर होली फ्लेम निकल आती तो पूरा सीन ही बदल जाता। और C7 की नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट भी इसलिए इतने पावरफुल थी क्योंकि उसका शरीर पहले ही होली फ्लेम द्वारा अनगिनत बार टेम्पर हो चुका था। वह फिर होठ सिकोड़ लिए। सिर्फ फायर पावरफुल होने से क्या होता है? मुझे नहीं लगता ये सफल होगा। जब सच में पिल बना लेगा तभी इसे जीनियस मानूंगा। टैन मुस्कुराया। तो फिर एक बैट हो जाए? जरूर मास्टर, क्या बैट लगानी है? टैन बोला, मैं बैट लगाता हूँ कि C7 ना सिर्फ इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करेगा बल्कि पिल ट्रिब्यूलेशन भी सक्सेसफुली झेलेगा। वह भी तुरंत हंस पड़ा। तो मैं बैट लगाता हूँ कि ये असफल होगा। टैन मुस्कुराया, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी फैमिली का सिल्वर माउंटेन मैप मुझे देना होगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड पिल दूंगा। वह भी बिना सोचे मान गया। डील। आखिर सिल्वर माउंटेन मैप उसकी फैमिली के पास वर्षों से था, लेकिन आज तक कोई उसका रहस्य नहीं खोज पाया था। उसकी तुलना में एक इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड पिल कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ऐसी पिल बना सकने वाले लोग उंगलियों पे गिने जा सकते थे। उधर C7 ने अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं की। वो लगातार सोल पावर से फ्लेम्स को बराबर कंट्रोल कर रहा था। साथ ही मन ही मन सोच रहा था कि इन तीनों मटेरियल्स को सबसे तेज और सुरक्षित तरीके से कैसे रिफाइन किया जाए। मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर फायर लगातार और भी वॉयलेंट होती जा रही थी, लेकिन C7 बिल्कुल शांत था। काफी टाइम तक उसने सिर्फ फ्लेम्स को महसूस किया। वो लंबे समय से अल्केमी नहीं कर पाया था, इसलिए वो पहले अपना पुराना रिदम वापस पाना चाहता था। किसी भी कीमत पे वो मटेरियल्स और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद उसके होठों पे हल्की मुस्कान आई। अब ठीक है। अगले ही पल उसने स्पिरिट स्वैलोइंग स्टोन सीधे मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर फेंक दिया। उस समय कोल्ड्रोन के भीतर का टेम्परेचर बेहद भयानक था। C7 की सोल पावर ने तुरंत स्टोन को चारों तरफ से कंट्रोल कर लिया और अनगिनत फ्लेम्स उसे चारों ओर से घेर के लगातार जलाने लगी। लेकिन स्पिरिट स्वैलोइंग स्टोन कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं था, वो इमॉर्टल स्पिरिट पिल का मेन मटेरियल था। इतनी भयानक फ्लेम्स में भी वो बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। C7 भी बिल्कुल नहीं घबराया। वो जानता था लगातार बर्निंग के बाद उसके सरफेस पे धीरे धीरे दरारें पड़ने लगेंगी और अंत में वो पूरी तरह रिफाइन हो जाएगा। कुछ टाइम बाद उस स्टोन की सतह पे सचमुच महीन क्रैक्स दिखाई देने लगे। C7 ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आइस हार्ट कैल्सिडोनी की बारी है। उसने सोल पावर का एक हिस्सा स्पिरिट स्वैलोइंग स्टोन को रिफाइन करने में लगाए रखा और दूसरे हिस्से से आइस हार्ट कैल्सिडोनी को उठा के कोल्ड्रोन में डाल दिया। एक साथ कई मटेरियल्स को सोल पावर से रिफाइन करना बहुत कठिन काम था। इससे सोल पावर पे भारी प्रेशर पड़ता था, लेकिन समय भी सबसे कम लगता था। यही वजह थी कि लगभग कोई भी अल्केमिस्ट यह तरीका अपनाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता था। मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर फ्लेम्स अभी भी बेहद वॉयलेंट थी, लेकिन जैसे ही आइस हार्ट कैल्सिडोनी अंदर पहुंची, पूरे कोल्ड्रोन का टेम्परेचर अचानक तेजी से गिरने लगा। C7 बिल्कुल नहीं घबराया। उसकी विशाल सोल पावर लगातार बाहर निकलती रही और सीधे मेडिसिन कोल्ड्रोन में प्रवेश करती रही। अगले ही पल विदाउट स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच और बाकी न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल्स भी एक एक करके कोल्ड्रोन के भीतर जाने लगे। C7 की सटीक सोल कंट्रोल के नीचे सभी इंग्रेडिएंट्स फ्लेम्स के हाई टेम्परेचर में धीरे धीरे रिफाइन होने लगे। ये सीन देख के हुआ की आंखें फैल गई। यह आदमी सच में बहुत बोल्ड भी है और उतना ही केयरफुल भी। यहाँ तक कि हुआ भी अपनी वर्तमान स्ट्रेंथ के साथ भी इतने सारे मटेरियल्स को एक साथ
साथ रिफाइन करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर एक छोटी सी गलती और सारी मेडिसिनल हर्ब्स पूरी तरह बर्बाद हो जाती, फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ता। लेकिन स्याबियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। इसका केवल एक ही मतलब था कि उसे अपनी अल्केमी स्किल्स पे पूरा विश्वास था। टेंचन मुस्कुराया। ध्यान से देखो, स्याबियन की ताकत सिर्फ उसकी सोल पावर नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है उसका सोल कंट्रोल। कम से कम जब मैं उसकी एज और उसके लेवल पे था तब मैं एक साथ इतनी सारी सोल पावर को अलग अलग कामों में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। यही फर्क है तुम में और स्याबियन में। हुआफी ने इस बार कोई भी बहस नहीं की, उसने गंभीरता से सिर झुका दिया। मास्टर, मैं समझ गया। अब उसके मन में भी स्याबियन के लिए सम्मान और उत्सुकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। काफी दिनों से स्याबियन बिना रुके मेडिसिन मटेरियल्स को रिफाइन कर रहा था। इतने लंबे टाइम में उसने एक भी बड़ी गलती नहीं की। यहाँ तक कि जो छोटी मोटी गलतियां हुई उन्हें भी उसने अपनी बेहद सटीक कंट्रोल से तुरंत ठीक कर लिया। ये सब देख के हुआफी के मन में स्याबियन के लिए सम्मान अपने आप बढ़ता जा रहा था। कम से कम उसे पूरा विश्वास था कि वो खुद स्याबियन के इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस समय मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर भड़कती हुई फायर पूरी ताकत से सभी मेडिसिन मटेरियल्स को लगातार रिफाइन कर रही थी। स्याबियन अपने सोल पावर से फ्लेम और मटेरियल्स के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाए हुए था। साथ ही उसने धीरे से कहा, यह मेडिसिन कोल्ड्रोन अच्छा तो है लेकिन सबसे बेहतरीन नहीं। लगता है अब टाइम आ गया है कि मैं सीक्रेट कोल्ड्रोन लिस्ट में शामिल किसी मेडिसिन कोल्ड्रोन को खोजूं, वरना होली फ्लेम की पावर इतनी अधिक है कि नॉर्मल मेडिसिन कोल्ड्रोन शायद उसे सहन ही न कर पाए। एक अल्केमिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सोल परसेप्शन, उसके बाद आती हैं फ्लेम्स और डोची जो मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने में सहायता करती हैं, और अंत में मेडिसिन कोल्ड्रोन। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जाए तो एक हाई क्वालिटी मेडिसिन कोल्ड्रोन अल्केमी की सक्सेस रेट को कई गुना बढ़ा सकता है, साथ ही रिफाइनिंग के दौरान आने वाली कई परेशानियों को भी कम कर देता है। इसी वजह से हर अल्केमिस्ट की नजर में सीक्रेट कोल्ड्रोन लिस्ट की अहमियत केवल होली फ्लेम से ही कम होती है। अगर स्याबियन के हाथ सीक्रेट कोल्ड्रोन लिस्ट का कोई कोल्ड्रोन लग जाए तो उसकी वर्तमान आइडेंटिटी और अल्केमी स्किल दोनों कई गुना अधिक पावरफुल हो जाएंगी। कुछ पल सोचने के बाद स्याबियन ने तुरंत अपना ध्यान वापस अल्केमी पे केंद्रित कर लिया। विदाउट द स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच लगभग तैयार हो चुकी है। वो जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहता था। आखिर ये कोई नॉर्मल पिल नहीं बल्कि इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन लेवल पिल थी। जरा सी गलती और पूरी परीक्षा असफल हो जाती। हालांकि स्याबियन को कुल 3 मौके दिए गए थे, लेकिन सिर्फ एक बार रिफाइनिंग करने में ही इतना टाइम लग रहा था कि उसके पास दोबारा कोशिश करने का टाइम ही नहीं था। उसे आगे चल के डोंगजोउ कंपटीशन में भी भाग लेना था, इसलिए उसके लिए केवल एक ही चांस था। अगर वो असफल हुआ तो टाइम कभी पूरा नहीं पड़ता। तीनों मेन मटेरियल्स और बाकी ऑक्सिलरी मेडिसिन मटेरियल्स को पूरी तरह रिफाइन करने में लगभग 150 दिन लग गए। अगर स्याबियन होली फ्लेम का यूज करता तो शायद यही काम 100 दिनों के भीतर पूरा हो जाता। कुछ टाइम बाद मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर से धीरे धीरे हल्की मेडिसिनल फ्रेगनेंस फैलने लगी। उसी समय कोल्ड्रोन के भीतर 4 अलग अलग एनर्जी लिक्विड्स बनकर तैयार हो गए। सबसे पहले रिफाइन किया गया स्पिरिट स्वैलोइंग स्टोन, यही सबसे कठिन मटेरियल था। अब वो पूरी तरह रिफाइन होके चमकदार सिल्वर लिक्विड में बदल चुका था। उस सिल्वर लिक्विड के भीतर ऐसी भयानक पावर छिपी थी कि जो किसी डोवजिन एक्सपर्ट से भी कम नहीं थी। दूसरी ओर विदाउट द स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच अब येलो लिक्विड बन चुकी थी। उसके भीतर से लगातार पावरफुल सील पावर निकल रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तीसरा मटेरियल आई सेट कैल्सिडनी, अब वो गोल्ड और सिल्वर रंग का क्रिस्टल क्लियर लिक्विड बन चुका था। वो बिल्कुल साफ पानी जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर छिपी पावर बेहद भयानक थी। और अंत में बाकी सभी न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिनल हर्ब्स को स्याबियन ने रिफाइन करके एक बेहद खूबसूरत कलरफुल लिक्विड में बदल दिया। ये सब देख के टेंचन मुस्कुराया। इस लिटिल बॉय का फ्लेम कंट्रोल और सोल कंट्रोल दोनों ही कमाल के हैं। उधर हुआ भी पूरी एकाग्रता से स्याबियन को देख रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि स्याबियन की हर टेक्निक को सीख सके ताकि फ्यूचर में उसकी अपनी अल्केमी भी बेहतर हो सके। तभी स्याबियन ने गहरी सांस ली। अब फ्यूजन शुरू होगा। असल में मेडिसिन मटेरियल्स को रिफाइन करना केवल पहला और सबसे आसान स्टेप था। असली कठिनाई अब शुरू होने वाली थी। इन सभी मटेरियल्स को एक साथ मिला के पिल बनाना और उसके बाद आने वाली पिल ट्रिब्यूलेशन का सामना करना, यही सबसे कठिन हिस्सा था। स्याबियन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली
बोली, चलो शुरू करते हैं। अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर सीधे मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर प्रवेश कर गई। सोल पावर के प्रवेश करते ही पूरा कोल्ड्रोन 3 हिस्सों में बट गया। आइस हट कैल्सडनी, विदर स्पिरिट ओरिजिन ब्रांच और स्पिरिट स्वैलोइंग स्टोन, इन तीनों से बने लिक्विड्स ने पूरे कोल्ड्रोन को 3 भागों में बांट दिया, जबकि कलरफुल लिक्विड को सेवन ने अलग कर दिया। सेवन ने मनी में ठंडी आवाज में कहा, जब तुम्हें मैंने रिफाइन किया है तो अब तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता। अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर और डोजी एक साथ कोल्ड्रोन के भीतर टूट पड़े। शुरुआत में तीनों लिक्विड्स ने बेहद जबरदस्त रेजिस्टेंस किया, चाहे सेवन जितनी भी कोशिश करता वो उनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। फ्यूजन तो बहुत दूर की बात थी। 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में सेवन बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुआ। वो लगातार अपनी सोल पावर से उन लिक्विड्स को दबाता रहा। धीरे धीरे उनकी रेजिस्टेंस कम होने लगी और अंत में वो पूरी तरह शांत हो गए। सेवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक है। उसने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर विस्फोट की तरह बाहर निकली। अब असली फ्यूजन शुरू होने वाला था। ये देख के हुआ फिर की आंखें फैल गई। ये आदमी सच में मॉन्स्टर है। क्या ये चारों लिक्विड्स को एक साथ मर्ज करेगा? इतना बड़ा सोल बर्डन, अगर जरा से भी गलती हुई तो उसकी सोल पावर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सेवन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने धीमी आवाज में कहा, फ्यूजन। अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर ने चारों लिक्विड्स को एक साथ कंप्रेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चारों लिक्विड्स एक दूसरे में मिलना शुरू हो गए। इस बार फ्यूजन बेहद स्मूथ रहा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आई। शायद सेवन की अब पहले से कहीं अधिक पावरफुल सोल पावर ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी। कुछ टाइम बाद चारों लिक्विड्स पूरी तरह एक दूसरे में मिल गए। पूरे प्रोसेस के दौरान एक बूंद भी एनर्जी बाहर नहीं निकली और अंत में मेडिसिन कोल्ड्रोन के भीतर बिल्कुल बीचों बीच एक चमचमाती हुई सिल्वर पिल दिखाई देने लगी। उसी पल अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ऊपर का आसमान अचानक बदल गया। गहरे काले रंग के थंडर क्लाउड्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उनके भीतर चमकती हुई ब्लैक लाइटनिंग लगातार गूंज रही थी। उस थंडर की पावर इतनी भयानक थी कि नॉर्मल डोजियन एक्सपर्ट्स भी उसके सामने पल भर में नष्ट हो सकते थे। सेवन ने तुरंत बाहर की पिल ट्रिब्यूलेशन को महसूस कर लिया, लेकिन उसने बिना टाइम गवाए अपनी सोल पावर को एक विशाल हाथ में बदल दिया और उसी हाथ से सिल्वर पिल को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। टैन चैन ने सब देख के संतोष से सिर हिलाया। अब आखिरी स्टेप बचा है, ये पिल ट्रिब्यूलेशन। इसे कैसे पार करेगा? अगर इसे भी पार कर लिया तभी इसे रियल सफलता कहा जाएगा। सेवन हल्का सा मुस्कुराया। पिल ट्रिब्यूलेशन, काफी समय बाद फिर मुलाकात हुई है। कुछ पल सोचने के बाद उसने मन ही मन कहा, गोल्डन डेमन पपेट अब इस लेवल की लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। लगता है इस बार मुझे खुद ही इसका सामना करना पड़ेगा। इतना कहते ही उसका शरीर अचानक बिजली की तरह ऊपर उठा और अगले ही पल वह सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। नीचे मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो क्या ये इमोर्टल रैंक पिल की ट्रिब्यूलेशन है? इतनी कम एज और ये पहले से ही इमोर्टल अल्केमिस्ट बन गया। अविश्वसनीय। सचमुच डोंगजोऊ में हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर्स भरे पड़े हैं। चारों ओर से आश्चर्य भरी आवाजें गूंजने लगी। उसी समय दूर खड़ा एक व्यक्ति सेवन को देख के हल्का सा मुस्कुराया। सेवन, तो तुम सच में मरे नहीं? बहुत अच्छा। लगता है डोंगजोऊ कंपटीशन में हमारी अच्छी लड़ाई होगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम आइस फायर आइलैंड से जिंदा बाहर कैसे निकल आए। उधर सेवन अकेला थंडर क्लाउड्स के बीच खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। इस लेवल की थंडर पावर शायद इतनी आसानी से झेली नहीं जा सकेगी। वो थंडर क्लाउड के बिल्कुल सेंटर में खड़ा था, इसलिए हर बार जब ब्लैक लाइटनिंग गरजती उसके दिल की धड़कन भी उसी लय में जोर से धड़कती। सिर्फ इसी से साफ था कि इस इमोर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा
यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।